नमस्कार। पंचायतों को समझने की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की क्षेत्र पंचायतों के संबंध में। उत्तराखंड में क्षेत्र पंचायत मध्यवर्ती पंचायती राज संस्था के रूप में स्थापित है। जिला स्तर पर जिला पंचायत और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत है। क्षेत्र पंचायत मध्यवर्ती संस्था होने के कारण ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के मध्य समन्वय स्थापित करती है और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करती है। विकासखंड इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। क्षेत्र पंचायतें हमारे यहाँ विकासखंड के भौगोलिक आधार के आधार पर गठित हैं, अर्थात जितने विकासखंड हैं उतनी ही क्षेत्र पंचायत हैं और विकासखंड और क्षेत्र पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्रफल समान है। 95 क्षेत्र पंचायतें उत्तराखंड में स्थापित हैं। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में न्यूनतम 20 वार्ड्स होते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, और मैदानी क्षेत्र में 50,000 तक की जनसंख्या में न्यूनतम 20 वार्ड्स होते हैं। क्षेत्र पंचायत वार्ड्स का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष होता है, अर्थात सीधे जो हमारे पंचायत निर्वाचक नामावली में जो वोटर्स हैं रजिस्ट्रीकृत वो वोट करते हैं, परंतु प्रमुख एवं ज्येष्ठ कनिष्ठ उपप्रमुख का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात उसमें सदस्य ही मतदान करते हैं। परिसीमन के पश्चात होती है आरक्षण की व्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में पंचायतों की व्यवस्था की गई। पंचायतों को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। हालांकि पंचायतें हमारे यहाँ पहले से भी थी। संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने का तात्पर्य यह है कि उसके लिए जो निश्चित नियम थे वो संविधान में ही अंतर्निहित कर दिए गए, और पहली बार अत्यंत ही क्रांतिकारी भारतीय राजनीति में एक परिवर्तन आया कि महिलाओं को प्रथम बार लोकतांत्रिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया। तो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार, जिसमें कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था है, एवं 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था है। तो उत्तराखंड में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। उत्तराखंड में 50% तक महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण के पश्चात निर्वाचन की व्यवस्था होती है। निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो कि भारत निर्वाचन आयोग की भांति ही सारी शक्तियां जिसमें अंतर्निहित हैं और वो निर्वाचन की व्यवस्था करती है। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी कार्य करते हैं निर्वाचन कार्य के समय, और समस्त विभागों के सहयोग से ये निर्वाचन कार्य संपन्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन व्यक्ति क्षेत्र पंचायत में उम्मीदवारी कर सकते हैं सदस्य के रूप में। उनकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, अर्थात राज्य अथवा भारत सरकार के वेतनभोगी कर्मचारी ना हो, ना ही उन्हें राज्य या केंद्र सरकार से मानदेय मिलता हो, राज्य या केंद्र सरकार की योजनाओं में मानदेय आधारित कर्मचारी के रूप में नियुक्त ना हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ना हो, सहायिका ना हो, सहकारी समितियों के सचिव ना हो, तो वो ऐसे व्यक्ति उम्मीदवारी कर सकते हैं। साथ ही उनपे पंचायत का कोई टैक्स या शुल्क बकाया नहीं होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण उपबंध है कि राज्य एवं केंद्र सरकार के यदि कोई कर्मचारी पदच्युत हुए हैं, डिसमिस हुए हैं, तो वो भी उम्मीदवारी नहीं कर सकते हैं। नगर निकाय के सदस्य नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, भ्रष्टाचार के आरोप में या किसी अन्य आरोप में उनको कैद नहीं हुई होनी चाहिए, और शौचालय ना होने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध रखा गया है पंचायती राज अधिनियम 2016 के अंतर्गत। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है खुले में शौच मुक्त हो चुका है, तो इसको बनाए रखने के लिए भविष्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो, ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास शौचालय नहीं है वो निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकता है। शैक्षिक योग्यता एवं संतानों के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण उपबंध किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो सामान्य जाति से है वो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में उम्मीदवारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति की 2 से अधिक संतानें हैं तो वो क्षेत्र पंचायत में उम्मीदवारी नहीं कर सकता है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के
सदस्यों के लिए और महिलाओं के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं तक की रखी गई है। शैक्षिक योग्यता बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि पंचायती राज संस्थाओं में जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं वो आहरण वितरण का कार्य भी करते हैं, अतः उनका शैक्षिक स्तर होना, एक निश्चित शैक्षिक स्तर होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि देखते हैं कि कोई अनर्हता संबंधी प्रश्न आ गया है तो ये प्रश्न निर्णय के लिए उप जिलाधिकारी के समक्ष ले जाया जाता है और उप जिलाधिकारी के निर्णय से यदि संतुष्ट न हो कोई व्यक्ति तो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील के रूप में इसको ले जाया जा सकता है। निर्वाचन के पश्चात शपथ अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शपथ लेने के पश्चात ही उनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख और क्षेत्र पंचायत प्रमुख को निर्धारित शपथ दिलाई जाती है। सदस्य एवं उप प्रमुख, जो दोनों हमारे उप प्रमुख हैं, उनको क्षेत्र पंचायत प्रमुख शपथ दिलाते हैं और क्षेत्र पंचायत प्रमुख को जिला स्तरीय अधिकारी या उप जिला मजिस्ट्रेट शपथ दिलाते हैं। अब ये प्रश्न है कि क्षेत्र पंचायत की बैठकें किस प्रकार से होती हैं, कौन कौन बैठकों में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो क्षेत्र पंचायत की संरचना के विषय में उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 50 में बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठकों में कौन कौन प्रतिभाग कर सकते हैं। समस्त सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनके प्रधान, उस क्षेत्र के माननीय लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य यदि उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत वोटर हैं, मतदाता हैं, तो वो भी उस दशा में क्षेत्र पंचायत की बैठकों में प्रतिभाग कर सकते हैं। क्षेत्र पंचायत की संरचना का ये सभी लोग गठन करते हैं। इसके अतिरिक्त उस पंचायत के अंतर्गत जो जिला पंचायत वार्ड्स हैं उनके सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य को छोड़ करके अन्य समस्त सदस्य, यदि पंचायत की बैठक में कोई भी ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है जिस पर मतदान किया जाना है, अविश्वास प्रस्ताव को छोड़ करके उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। क्षेत्र पंचायत की बैठकें प्रत्येक 3 माह में होती हैं और विशेष बैठकें यदि क्षेत्र पंचायत के सदस्य समझते हैं कि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि विशेष बैठक की आवश्यकता है तो 1/5 सदस्यों की लिखित मांग पर विशेष बैठक भी आयोजित की जा सकती है। सामान्य बैठकों के लिए, जो कि हम कह रहे हैं कि 3 माह में एक बार होनी है, उस बैठक के लिए निर्धारित गणपूर्ति अर्थात कोरम निर्धारित है। 1/3 सदस्य उपस्थित होने पर ही कोई बैठक विधिमान्य होती है। यदि प्रथम बैठक में 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो उस दशा में द्वितीय बैठक में भी 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है उसे विधिमान्य बनाने के लिए। परंतु यदि द्वितीय बैठक में भी 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो तृतीय बैठक होगी हमारी, उसमें 1/5 सदस्य, थोड़ा शिथिलीकरण किया गया है गणपूर्ति में, 1/5 सदस्य उपस्थित होने पर उस बैठक को विधिमान्य माना जाएगा। ये बैठकें विकासखंड मुख्यालय में होती हैं। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख उप प्रमुख को लोक सेवक के रूप में परिभाषित किया गया है। क्षेत्र पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं? पंचायत जो अपनी योजना बनाती है वो अभी हम बात करेंगे। कुछ समितियां हैं जो क्षेत्र पंचायत को सहायता करती है विभिन्न कार्य करने में। तो इस समिति के माध्यम से अपनी योजना बनाती है और उसको जिला पंचायत के समक्ष रखती है। इन सब कार्यों में खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत की सहायता करते हैं। क्षेत्र पंचायत समय समय पर ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन भी करती है और ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायतों के मध्य समन्वयन का कार्य करती है। क्षेत्र पंचायत में 6 समितियां होती हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए क्षेत्र पंचायत को सहायता देती हैं। सर्वप्रथम समिति है नियोजन एवं विकास समिति। नियोजन एवं विकास समिति वित्तीय विषयों पर दृष्टि रखती है, कार्य योजना तैयार करती है, आय व्यय की स्वीकृति करती है और कृषि, पशुधन और गरीबी उन्मूलन से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य करती है। दूसरी समिति है शिक्षा समिति। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण समिति है निर्माण कार्य समिति। निर्माण कार्य समिति सभी प्रकार के निर्माणों का अनुश्रवण करती है
चौथी समिति है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास आदि जो हमारे विषय हैं इसके संबंध में कार्य करती है। इसके पश्चात है प्रशासनिक समिति। प्रशासनिक समिति पंचायत के कर्मचारियों के अधिष्ठान से संबंधित यदि कोई मामले हैं उनको देख सकती है। जल प्रबंधन एवं जैव विविधता समिति ये अंतिम समिति है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। जल संरक्षण से संबंधित जितने भी हमारे कार्य होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि है, पशुपालन है, वन एवं पर्यावरण है, ये सारे मुद्दे हमारे जल से जुड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता समितियां बनी हुई हैं जो कि अपने क्षेत्र की जो भी जैव विविधता है उसका सूचीकरण करती है, उसका संकलन करती है और ये देखती है कि इस जैव विविधता में कोई खलल ना पड़े, ये जैव विविधता बनी रहे, हमको इस प्रकार का कार्यकलाप ना करें। अब प्रश्न आता है कि क्षेत्र पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, जैसे हमने अभी बात की कि प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, उनके क्या अधिकार एवं कर्तव्य हैं। तो क्षेत्र पंचायत जो प्रमुख हैं वो क्षेत्र पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमने अभी समितियों की बात की, उन समितियों में विभिन्न क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जो हमारे प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, ये सदस्य होते हैं और ये लोग आपस में ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो जो भी सदस्य अध्यक्ष के रूप में चयनित होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं। क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्य को सुचारू रूप से किया जाता है। तो क्षेत्र पंचायत विकास की उत्तराखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और कई कई जगह हम देख रहे हैं कि क्षेत्र पंचायतें प्रयास कर रही हैं जो हमारे लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में जो लोग अप्रवासी उत्तराखंडी वापस आए उनको किस प्रकार से रोजगार से जोड़ा जाए और विकास की प्रक्रिया को द्रुत गति प्रदान की जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हिमाली जोशी पेटवाल, उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून, उत्तराखंड। निदेशालय पंचायती राज उत्तराखंड देहरादून द्वारा आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण में हम आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में जिला पंचायत से संबंधित धाराओं के विषय में। यह सर्वविदित है कि 73वें संशोधन अधिनियम, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम ने सभी पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। उसी के क्रम में विभिन्न राज्य सरकारों ने पंचायती राज अधिनियम पारित किए। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वर्ष 2000 में, तब से लेकर 2016 तक उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 प्रभावी था। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में जिला पंचायत से संबंधित अध्याय 16 से 22 हैं। अब हम अध्याय 16 की बात करेंगे। उसमें मुख्य रूप से जिला पंचायत की संरचना एवं उसके निगमन की बात की गई है। जिला पंचायत में एक अध्यक्ष होगा जो कि उसका पीठासीन होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे जो प्रत्यक्ष निर्वाचन लड़ करके जिला पंचायत के सदस्य बने हैं। इसके अलावा जनपद में जितने भी क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के वह सदस्य जो जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत इलेक्टर्स की तरह रजिस्टर्ड हैं, वो सभी जिला पंचायत के सदस्य होंगे। ये सब धारा 86 में मेंशन्ड है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं, अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना और उनके निर्वाचन का अधिकार मात्र जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ही प्राप्त है। शेष सभी कार्यवाहियों में सभी सदस्यों का बराबर का मत करने का एवं कार्यवाही में भाग लेने का राइट है। अब धारा 90 की बात करते हैं जिसमें है जिला पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता। ये पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्ष 2019 में कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन किए गए हैं, तो अच्छा होगा अगर हम उसके बारे में भी कुछ चर्चा करें। कुछ अनर्हताएं तो 2016 के ही अधिनियम में थी, जैसे अगर कोई ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का कोई वैतनिक सेवक हो,
इस प्रकार की अनर्हताएं थी। ऐसा व्यक्ति जिसके पास शौचालय न हो वह भी अनर्ह था। वर्ष 2019 में 2 इम्पॉर्टेंट अनर्हताएं जोड़ी गई। पहली, शैक्षिक योग्यता जोड़ी गई। वही व्यक्ति अनर्ह होगा जो 10वीं हाई स्कूल पास हो। हालांकि अनुसूचित जाति, जनजातियों और महिलाओं के संदर्भ में इसको 8वीं व मिडिल पास रखा गया है। साथ ही दूसरी अनर्हता ऐसे व्यक्ति के लिए होगी जिसके 2 से अधिक जीवित संतान हैं। तो ये मुख्य रूप से अनर्हताएं हैं जिला पंचायत की सदस्यता के लिए। अध्याय 17 है जो कि धाराएं 92 से 96 हैं। इसमें है जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के निर्वाचन के विषय में। क्योंकि आप लोग सभी निर्वाचित हो चुके हैं एंड आप लोग अवेयर होंगे ही कि क्या इसकी प्रक्रिया है। ये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और सीक्रेट बैलेट से इसकी वोटिंग होती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव आप लोग स्वयं आपस में ही सदस्यों के बीच में किया जाता है। जहाँ तक कार्यकाल का है, जिला पंचायत की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का कार्यकाल प्रत्येक जिला पंचायत का होता है। निर्वाचन की पद्धति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और जिला पंचायत के जितने भी निर्वाचन होते हैं, चाहे सदस्यों का डायरेक्ट इलेक्शन हो, चाहे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का इलेक्शन हो, ये सभी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन और कंट्रोल में होता है। अध्याय 18 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम डील करते हैं पंचायत प्रतिनिधियों का पद त्याग, उनको हटाया जाना और आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति। जिला पंचायत की स्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अपने जब त्याग पत्र देना चाहेगा तो वो पत्र स्वहस्ताक्षरित और विहित प्राधिकारी को संबोधित होगा। यदि 10 दिन की अवधि में ये पत्र वापस नहीं लिया जाता है और विहित प्राधिकारी इसको स्वीकृत करके जिला पंचायत कार्यालय को सूचित कर देते हैं तो उस दिनांक से उस पद को रिक्त समझा जाता है। अब जहाँ तक आकस्मिक रिक्ति है, आकस्मिक रिक्तियों में यदि मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारणवश कोई पद रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति विहित रीति, जिस रीति से उस पद को भरा जाएगा उसी प्रकार से उस पद की पूर्ति की जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यदि जिला पंचायत का कार्यकाल मात्र 6 माह तक का ही अवशेष है तो जिला पंचायत के किसी पद की पूर्ति, किसी रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाएगी। अब हम धारा 100 की बात करते हैं जो है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम जिला पंचायत के कम से कम 50% सदस्यों को ऐसे प्रस्ताव को हस्ताक्षरित करना पड़ेगा। इस प्रस्ताव के साथ एक नोटिस होगा जिसको कम से कम 3 निर्वाचित सदस्य व्यक्तिगत रूप से विहित प्राधिकारी डीएम को देंगे। डीएम ऐसी नोटिस की प्राप्ति के उपरांत 30 दिन के भीतर इस प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु बैठक बुलाएंगे और जब ऐसी बैठक बुलाई जाएगी तो सभी सदस्यों को 15 दिन की नोटिस दी जाएगी। और जैसा कि मैं पूर्व में कह चुकी हूँ, इस प्रकार के प्रस्ताव में सिर्फ जिला पंचायत के डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो ही पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, अब जब ये प्रस्ताव में चर्चा होती है, किसी अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है बैठक पे चेयर करने के लिए। पीठासीन जो अधिकारी है वो पूरा प्रस्ताव पढ़ेगा बैठक में वाद विवाद होगी, चर्चा होगी प्रस्ताव पे, जो कि मैक्सिमम 2 घंटे चल सकती है, जिसके बाद मतदान होगा। और यदि जिला पंचायत उस मतदान को 2/3 मेजॉरिटी के विशेष संकल्प से पारित कर दे तो उसको पारित किया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव का प्रकाशन करके जिला पंचायत के कार्यालय में चस्पा किया जाएगा। उसकी सूचना जिलाधिकारी, मंडलायुक्त एवं राज्य सरकार को दी जाएगी और जिस दिन ऐसा प्रस्ताव कार्यालय में चस्पा किया जाएगा उस दिनांक से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो वो पद होगा वो रिक्त माना जाएगा। इसमें धारा 100 में 3 वो कंडीशंस भी बताई गई हैं जब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। पहला,
पद ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। सो ऑल्सो जब जिला पंचायत का कार्यकाल समापन की ओर हो और मात्र 6 महीने बचे हों तो उस समय भी ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। और थर्ड कंडीशन है, यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत होता है तो उस केस में भी उसके 1 वर्ष की कार्यावधि में भी यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अब हम अध्याय 19 की बात करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें धाराएं 103 से 112 हैं, जिसमें समस्त जो ज़िला पंचायत की बैठकें होती हैं उनका विवरण है, जो समितियां होती हैं उनका विवरण है। इन बैठकों का बहुत महत्व है क्योंकि जो इसकी ज़िला पंचायत की जो आंतरिक बैठक होती है उसमें ज़िला पंचायत अपनी आय सृजन के स्रोत और जो अन्य उसकी कार्रवाइयाँ होती हैं संपत्ति रिलेटेड उन सबको डील करती है। और इन बैठकों में राज्य सरकार के जो जनपद में कर्मचारी तैनात होते हैं उनको भी बुलाया जाता है और उनसे ज़िला पंचायत के जितने भी माननीय सदस्य होते हैं उनसे विभिन्न योजनाओं के बारे में, आंकड़ों के बारे में, सबके बारे में प्रेक्षा कर सकते हैं और जितनी भी विकास योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में प्रेक्षा कर सकते हैं। बैठकों में ही योजनाएं तैयार की जाती हैं और जो मुख्य कृत्य है ज़िला पंचायत का वो है जनपद में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत दोनों की डेवलपमेंट योजनाओं को एक समेकित रूप दे करके समस्त जनपद के लिए एक डेवलपमेंट योजना बनाना। और धारा 106 में ज़िला पंचायत का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है उपविधियां बनाने के संबंध में। ज़िला पंचायत जैसे स्वच्छता से रिलेटेड है, रोगों की रोकथाम के लिए है और भोजन विक्रय और नालियों की स्वच्छता, मेलों, हाट बाज़ारों का आयोजन, इन सब को कंट्रोल या जो शमशान होते हैं, कब्रिस्तान, उनके प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की उपविधियां बना सकती हैं। तो इस प्रकार का अधिकार ज़िला पंचायत को धारा 106 में प्राप्त है। अच्छा, कई विषय ऐसे होते हैं जो सीधे ज़िला पंचायत की बैठकों में डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं और उनकी माइक्रो स्टडी करना बहुत एसेंशियल होता है। तो ऐसा काम ज़िला पंचायत की जो समितियां हैं, जो धारा 112 में 6 समितियां इंगित हैं, उनके माध्यम से किया जाता है। इसमें है ज़िला नियोजन एवं विकास समिति। यह समिति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ज़िला पंचायत की जो योजना होती है, फॉर दैट मैटर इवन ज़िला योजना जो होती है वो पहले ज़िला नियोजन एवं विकास समिति इसमें पारित होती है। इसके अलावा शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है, जल प्रबंधन समिति है, प्रशासनिक समिति है। तो ये वाली जितनी भी निर्माण कार्य समिति है, तो ये जो 6 समितियां हैं पहले कोई भी सब्जेक्ट की माइक्रो स्टडी करती हैं और जो इनकी संस्तुति होती है उसको वो बैठक में, जो ज़िला पंचायत की सामान्य बैठक है उसमें अपनी संस्तुति देती है। अध्याय 20 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ज़िला पंचायत और नगर निकाय या 2 ज़िला पंचायतों के बीच में कभी किसी प्रकार का विवाद हो, ये धारा 117 में इंगित है, तो उसमें राज्य सरकार द्वारा जो भी विहित प्राधिकारी नॉमिनेटेड होगा उसका डिसीजन फाइनल होगा और वो किसी कोर्ट में चैलेंजेबल भी नहीं होगा। बाकी हमारा अध्याय 21 है जिसमें ज़िला पंचायत की निधि एवं संपत्ति का उल्लेख है। ज़िला पंचायत की निधि मुख्य रूप से जो उसका आय होता है, इनकम होती है, वो ज़िला निधि होती है। वो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में, सहकारी बैंक में या इवन डाक खाने में रखी जा सकती है। इसके अलावा जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं जो कि ज़िला पंचायत के पीएलए में रखे होते हैं, वो भी ज़िला निधि का ही अंश है। बाकी ज़िला पंचायत की काफ़ी संपत्ति भी होती हैं, दुकानें होती हैं, ज़मीन होती हैं, इन सब का बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है ज़िला पंचायत में, जिसका कि वार्षिक सत्यापन किया जाता है। धारा 121 इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें ज़िला पंचायत में जिस प्रकार बजट पारित करता है उसकी रीति मेंशन्ड है। जो ये बजट होता है, जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उससे पहले ही पूरे वर्ष भर का आय व्यय का अनुमान लगा करके, जिसमें न सिर्फ ज़िला पंचायत की इनकम और एक्सपेंडिचर देखते हैं वरन जो अनुदान प्राप्त होने की संभावना होती है उनको भी सेपरेटली लिया जाता है। और जो बजट फिर पारित होता है ये एक विशेष संकल्प से पारित होता है। नियोजन एवं विकास समिति इसको पहले
पास करती है और फिर ये ज़िला पंचायत की बैठक में जाता है और वहाँ एक विशेष संकल्प से 2/3 मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए। और इसकी एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जाती है और कई बार इसमें राज्य सरकार भी अपनी संस्तुति दे सकती है। जहाँ तक ज़िला पंचायत की लेखा संपरीक्षा का सवाल है, वर्तमान में जो व्यवस्था है, प्रत्येक ज़िला पंचायत का ऑडिट एजी ऑडिट प्रतिवर्ष संपादित किया जाता है। जो ज़िला पंचायत उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में जो आखिरी अध्याय है जो ज़िला पंचायत से डील करता है, अध्याय 22, उसमें बेसिकली जो शुल्क होते हैं, लाइसेंस शुल्क होते हैं और जो टैक्सेस होते हैं जो ज़िला पंचायत अपने आय सृजन के लिए लगाती है, उसका वर्णन है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाइसेंस शुल्क हैं जो हाट बाज़ारों से लिए जा सकते हैं और व्यावसायिक दुकानों से लिए जा सकते हैं, और जो विभिन्न प्रकार के कर हैं और उनको किस रीति से इम्प्लीमेंट करना है उसका वर्णन है, और कैसे इसमें राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाएगी और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसका वर्णन है। तो ये एक ओवरव्यू था उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में ज़िला पंचायत से संबंधित धाराओं का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ओवरव्यू से, इस प्रेजेंटेशन से आप लाभान्वित हुए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक पंचायती राज निदेशालय देहरादून में पोस्टेड हूँ। और आइए आपसे चर्चा करते हैं त्रिस्तरीय पंचायतों में ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय पंचायतों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत हैं, जिसमें टैक्स कलेक्शन का कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों में ही होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिला पंचायतों में करारोपण कैसे होता है। जिला पंचायत में ग्रामीण बाजारों में व्यवसाय कर रहे व्यवसायियों से संपत्ति एवं विभव कर की उगाही करने का प्राविधान निहित है, जिसे समय समय पर शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप व्यवसायियों से कर के रूप में उगाही की जाती है। संपत्ति एवं विभव कर व्यवसायियों पर वार्षिक रूप से आरोपित किया जाता है। वर्तमान में संपत्ति एवं विभव कर आरोपित करने का अधिकतम मूल्य 15,000 रुपये प्रति वर्ष है। संपत्ति एवं विभव कर की उगाही वर्षांतर्गत न होने पर उक्त उगाही को राजस्व विभाग के माध्यम से, जिसे बोलते हैं आरसी के माध्यम से भी कराई जाती है। जिला पंचायतों में संपत्ति एवं विभव कर के अलावा एक लाइसेंस शुल्क भी होता है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र का व्यवसायी अगर व्यवसाय करता है तो सबसे पहले उसको जिला पंचायत से लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसके बाद एक निश्चित सीमा के बाद उसको संपत्ति एवं विभव कर अदा करना पड़ता है। लाइसेंस शुल्क क्या है? जनपद के अंतर्गत शहरी विकास विभाग जो शहरी क्षेत्र हैं उनको छोड़कर समस्त क्षेत्र जिला पंचायत क्षेत्र कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने हेतु जिला पंचायत कार्यालय द्वारा लाइसेंस निर्गत किया जाता है। लाइसेंस शुल्क की दरों का निर्धारण उत्तराखंड सरकार द्वारा गजट के माध्यम से प्रकाशित उपविधि में उल्लिखित प्राविधानों और निश्चित दरों के आधार पर किया जाता है। जिला पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने पर अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु जिला पंचायत से लाइसेंस प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है। अब हम ऑनलाइन टैक्स से पहले एक बार चर्चा करते हैं कि पहले ये व्यवस्था कैसे थी। पूर्व में जिला पंचायतों द्वारा कर वसूली एवं अन्य मदों की वसूली मैन्युअली की जाती थी। कार्यालय द्वारा संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को जिला पंचायत में कार्यरत कर अधिकारी की संस्तुति पर कर निरीक्षक और कर समाहर्ताओं के माध्यम से वसूली एवं लाइसेंस शुल्क की वसूली हेतु मांग पत्र बनाए जाते थे। तत्पश्चात कार्यालय का जो टैक्स इंस्पेक्टर यानी कि कर निरीक्षक और कर समाहर्ता द्वारा क्षेत्र भ्रमण करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में ग्रामीण बाजारों में उपस्थित व्यवसायियों को मांग पत्र प्रेषित किया जाता था या रिसीव कराया जाता था, और लाइसेंस शुल्क एवं संपत्ति एवं विभव कर की उगाही करते हुए कार्यालय में जो जिला पंचायत का जिला निधि है उसमें जमा कराया जाता था। मैनुअल माध्यम होने के नाते करारोपण से कर वसूली पूर्ण होने तक
कि पूरी प्रक्रिया में अत्यधिक समय व्यतीत होता था और साथ में पारदर्शिता भी नहीं रहती थी। जिला पंचायत में अब ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन के बारे में बात शुरू हुई और इसको लागू किया गया। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों में टैक्स कलेक्शन हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया गया और माह फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्री जी पंचायती राज श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा जिला पंचायतों हेतु ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है। ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन प्रक्रिया प्रारंभ होने से जिला पंचायतों से संबंधित किसी भी प्रकार के कर एवं अन्य मदों की देयता को कोई भी देयक संबंधित जिला पंचायत कार्यालय को ऑनलाइन रूप से अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से जिला पंचायत के बैंक खाते में पैसा जमा करा सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। उसे बार बार जिला पंचायत कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। इससे जहां एक ओर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलता है, वहीं दूसरी ओर विभागीय कर वसूली में पारदर्शिता भी आएगी और समय का सदुपयोग भी होता है। इसमें 100% टैक्स कलेक्शन भी सुनिश्चित किया जा सकता है वर्ष के अंत तक। ऑनलाइन टैक्स जमा करने की क्या प्रक्रिया है, इस पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। संपूर्ण प्रदेश में ऑनलाइन भुगतान करने हेतु हमारे पंचायती राज की एक विभागीय वेबसाइट है जो ukpanchayat.org पे उपलब्ध है। इस पे आप सबसे पहले आप जाएंगे और ऑनलाइन टैक्स जमा करने की प्रक्रिया आप यहाँ से आप क्लिक करते हुए, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उस हिसाब से आपको करना होगा। जैसे आप यूएस नगर देहरादून है, सपोज कीजिए कि इसमें पहले डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद कौन सी जिला पंचायत में कौन सा बाज़ार है, क्योंकि हर बाज़ार, हर दुकानदार सबको एक यूनिक कोड दिया जाता है। उसके तहत वो क्लिक करते हुए अपनी अपनी जगह पे जाएंगे, फिर उनको एक रिसीट मिलेगा। बाद में हमारा विभागीय जो भी कार्मिक होगा उन बाज़ारों में जाके उनको लाइसेंस से संबंधित प्रपत्र 25 और सीपी टैक्स से संबंधित प्रपत्र 5 की ओरिजिनल प्रति उनको रिसीट के आधार पर उपलब्ध करा देगा। समस्त माननीय जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि चूँकि आप ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपकी बातों का बड़ा महत्व उनके लिए होता है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी व्यवसायी हैं आपके माध्यम से भी उनको ये सूचना मिले कि पारदर्शी टैक्स डिपॉजिट के लिए बेहतर है कि वो भी ऑनलाइन टैक्स जमा करने के प्रोसेस को समझें और कोशिश करें कि कार्यालयों में जाने के बजाय वो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इनके माध्यम का सहारा लें। और भारत सरकार में मोदी जी का जो सपना है, भारत सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इसके तहत मिनिमम कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कैशलेस की तरफ जाना है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन के सिस्टम को फॉलो करें। और भारत सरकार के तमाम कार्यक्रमों के लिए हमारे सचिव पंचायती राज श्री हरिचंद सेमवाल सर की एक दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका एक दूरदर्शिता, विजन, ये ऐसा लगा हुआ है कि मुझे लगता है कि शायद उनके सपोर्ट से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हम लोग बड़ा इजी महसूस करते हैं। और मुझे लगता है कि इस वर्ष समाप्ति तक हम लोगों को 100% के आसपास टैक्स कलेक्शन ऑनलाइन करने में सुविधा महसूस होगी। धन्यवाद।